हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, काफ़ी कुछ है सीखने के लिए, तो समय क्यों गंवाना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आगे बढ़ेंगे उससे पहले क्लैट 2024 के लिए हमारा एवेंजर बैच जो है लॉन्च हो चुका है फॉर द 4 मंथ। ये सिर्फ 4 महीने का कोर्स है जो कि आपको अब पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 17,999 रुपीज़ का, नॉट 21,999। इसमें 7 बुक्स आपके घर पे आएंगी, लाइव क्लासेस हैं, 50+ मॉक्स हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, एवरीथिंग यू नीडेड टू एज दिस एग्जाम, सब कुछ आपको मिलने वाला है। नया बैच जो है वो अगस्त 1 से शुरू होगा, तो अगर आप या आपके जानने में कोई इनरोल करना चाहता है तो आप बता सकते हैं। इसके अलावा 2025 के लिए हमारा विजेता बैच जो है वो भी 1 अगस्त से नया शुरू होने वाला है, बैच नंबर 7। तो इफ़ यू विश आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। 2 इयर्स की फीस ओनली 32,999 रुपीज़ है। वहीं अगर हम बात करें, अगर आप एनएलसेट की तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर आवर प्रारंभ बैच। यहाँ भी बुक्स हैं, मॉक्स हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। देखिए जो ये पहली न्यूज़ आर्टिकल आया हुआ है ना, ये एग्जाम का पर्सपेक्टिव तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ एक अच्छी न्यूज़ थी। 15 ईयर ओल्ड स्केलेटन ऑफ वेल फाउंड ऑन केरला प्राइवेट फार्म। एक आदमी है, उसने भाई वेल का स्केलेटन अपने पास रखा हुआ है। अब इसके पीछे बहुत सारी कहानी हो सकती है कि क्या उन्होंने खुद शिकार किया था। ऑल्दो उन्होंने स्टोरी जो बताई है वो ये बताई है कि उन्होंने किसी फिशरमैन से खरीदा था। और शौक देखिए, ऐसे पूरा मतलब तंबू टाइप का बनवा के उसके अंदर वेल का इन्होंने स्केलेटन रखा हुआ था। तो आप ये देख सकते हैं, आज ये हिंदू में फ्रंट पेज पे था, तो मैंने कहा बता देते हैं। इसके बाद बाकी कोई ऐसी न्यूज़ फ्रंट पेज पे है नहीं। एडिटोरियल में एक आर्टिकल आया है भीमा कोरेगांव से रिलेटेड। अभी हमने लास्ट सेशन में जो सैटरडे का किया है उसी में इसको डिस्कस किया है, तो आपको याद ही होगा पूरी कहानी कि कैसे महार्स कम्युनिटी वर्सेस ब्रिटिशर्स की ये फाइट थी। महार्स कम्युनिटी वर्सेस पेशवास की ये फाइट थी, जिसको बाद में लोअर कम्युनिटी वर्सेस अपर कम्युनिटी कर दिया गया था। लोगों का इसको देखने का अपना नज़रिया है। मेरा आप लोगों से क्विज का क्वेश्चन है, अंबेडकर साहब जो ये विक्ट्री पिलर है वहाँ पे कब विजिट करने गए थे? सैटरडे में ही किया है, गलत ना बताना, गलत बताओगे तो बहुत गुस्सा आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जैसा कि आपको पता है, मैंने आपसे कहा था कि फाइनेंस कमीशन का हमारा एक आर्टिकल रह गया था सैटरडे में, वो हम डिस्कस करेंगे, तो वो देख लेते हैं। पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। फाइनेंस कमीशन जो है इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, बाकी और इसमें उतना कुछ काम का है नहीं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा फाइनेंस कमीशन के बारे में देखते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंस कमीशन के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, तो ध्यान रखने का है आर्टिकल 280 जो है ना, यहाँ से फाइनेंस कमीशन की बात होती है। ठीक, आर्टिकल 280 जो है वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट शैल within 2 years from the commencement of the constitution and thereafter at the expiration of every 5th year, मतलब हर 5 साल में प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेगा क्या? फाइनेंस कमीशन। लास्ट फाइनेंस कमीशन जो हमने देखी थी वो थी 15th, अब आनी है 16th। ठीक है, थोड़ा सा इसमें और भी देख लेते हैं कि क्या ये काम करती है फाइनेंस कमीशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, कैसे टैक्स और सारी चीज़ें होंगी, प्लस अलग डिफरेंट स्टेट्स, इसके अलावा और भी इस तरीके के इनके काम होते हैं जो ये करती हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मैटर जो है गवर्नमेंट्स के काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं इनके द्वारा, तो वो फाइनेंस कमीशन का काम है। थोड़ा सा और देखते हैं। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 15th फाइनेंस कमीशन एक्सपायर होने वाली है और 16th बनेगी, तो 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एनके सिंह इसको हेड करते थे और ये 2023 में एक्सपायर हुई है, मतलब होगी, अभी तो है ही है। अब आप लोग के दिमाग में क्या आ रही होगी बात कि सर आप तो कह रहे थे कि 5 ईयर, तो ये तो 6 ईयर का हो गया टेन्योर। तो देखो हुआ क्या ना, गवर्नमेंट ने एनके सिंह वाली जो फाइनेंस कमीशन थी 15th, इसका टेन्योर जो है वो 6 ईयर्स का रखा था। अब आप कहोगे कि सर ये तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो फिर 5 ईयर्स लिखा हुआ है। तो देखो 5 ईयर्स ये नहीं लिखा हुआ है कि हर 5 ईयर्स में बनाना है, मिनिमम 5 ईयर्स में लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन निकल सकता है यहाँ से, इसलिए ध्यान रखना कि जो 15th फाइनेंस कमीशन थी ना, ये 6 साल के लिए थी। नॉर्मली फाइनेंस कमीशन 5-5 साल के लिए बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में मिनिमम 5 ईयर्स लिखा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 साल में ही बनानी है। ठीक है, क्लियर हुआ।
और ये भी पहली बार नहीं हुआ है कि 6 साल के लिए कोई फाइनेंस कमीशन को रखा गया है। 1987 में भी इस तरीके की चीज करी गई थी, सेम वॉज हैपेंड इन 1987। तो क्लियर रखना, 6 साल की फाइनेंस कमीशन इससे पहले भी थी, वो कब थी? 1987 को। अब थोड़ा सा फाइनेंस कमीशन वर्क कैसे करती है ये देख लेते हैं। ठीक, देखो जो गवर्नमेंट है ना, वो जब भी कोई फाइनेंस कमीशन आती है उसको ना टर्म्स ऑफ रेफरेंस देता है कि आपको इन चीजों पे, मुद्दों पे ध्यान रखना है, इन चीजों पे काम करना है। अब आप ये देखो, जो लास्ट फाइनेंस कमीशन बनी थी उस समय तो कोविड कुछ नहीं आया था, तो बहुत ही ज्यादा चीजें चेंज हो चुकी हैं तब से लेके अब तक। तो अब फाइनेंस कमीशन को बहुत, मतलब इस पे कुछ लोग ये कहते हैं कि इसको पहले ही ले आना था, 6 साल का क्यों वेट करना था, क्योंकि कोविड भी आ गया था। तो मतलब अब फाइनेंस कमीशन की जो भी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस होंगे ना, उस पर काम करना होगा। देखो जो 15th फाइनेंस कमीशन के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस थे जिस पे उन्होंने काम किया, तो प्रोबेबली 2025 के आसपास तक ना उनके जो भी उन्होंने रिकमेंडेशंस दिए हैं वो चलेगी। अब जो ये नई आएगी ना, इसका 2025 के बाद पे ही लागू हो पाएगा। जहां तक हम बात करें 14th फाइनेंस कमीशन, तो इसके बारे में देख लेना कि इसको किसने हेड किया था, क्योंकि 15th हमने देख लिया है, 14th आप लोग देख लेना। एक और स्टूडेंट का कल परसों में क्वेरी आया था जब मैं सेस के बारे में बता रहा था कि सर सेस वर्सेस सरचार्ज में क्या अंतर होता है, सरचार्ज क्या होता है। देखो आपसे एग्जाम में से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कोई टॉपिक आया उससे पूछ लिया कि सरचार्ज क्या होता है। तो देखो दोनों ही चीज ना होती तो टैक्स ऑन टैक्स ही है। जैसे सेक्स भी टैक्स के ऊपर, सेस भी जैसे टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, वैसे ही सरचार्ज भी आपका टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है गाइस। लेकिन सरचार्ज और सेस में मैं थोड़ा सा आपको अंतर बता देता हूं। देखो जो ये सेस होता है ना, ये होता है किसी कॉस्ट के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि शुगर केन के जो एग्रीकल्चरर्स थे उनके ऊपर, शुगर के ऊपर सेस लगा दिया था कि भाई उनके उद्धार के लिए या फिर उनको थोड़ा ज्यादा पैसा दिया जा सके, इसलिए सेस लगाया है। तो सेस हमेशा एक मोटिव के साथ किया जाता है, बट जो सरचार्ज होता है ना वो ऐसे ही लगा देते हैं, टैक्स के ऊपर टैक्स। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सेस के ऊपर, सेस इज आफ्टर द कॉज, की कोई कॉज लगा के किया गया है। सरचार्ज क्या है, ऐसे ही लगा दिया, गवर्नमेंट अपने पास रखेगी। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद देखो अभी आरटीआई एक्ट भी न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल है जिसमें ये बात चल रही, मतलब पिटीशन तो काफी समय से फाइल है, लेकिन अभी सुनवाई होने लग गई है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी आरटीआई के अंदर आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। ये आप लोग थोड़ा सा पहले सोचो कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज आरटीआई के अंदर आती है, तो जवाब है नहीं। एक और मेरा क्वेश्चन है, क्या सुप्रीम कोर्ट आरटीआई के अंदर में आती है? कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक। चलो यहां से देखना शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक्नॉलेज पॉलिटिकल पार्टीज फियर्स ऑफ आरटीआई टू डिस्क्लोज इंटरनल डिसीजन मेकिंग। केस का जो नाम है ना, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कैबिनेट सेक्रेटरी एंड अदर्स, ठीक है। तो ये आपका ये वाला केस है जो अभी सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी वजह से आरटीआई एक्ट अभी न्यूज में आ गया है। तो पहले थोड़ा बेसिक की बात करते हैं, फिर हम इसकी बात करेंगे। आरटीआई एक्ट हमारे देश में कब आया? पहली चीज, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब का एक्ट है? पहली चीज। दूसरी चीज, क्यों आया? ठीक है, तो सिंपल सी बात है। पहले क्या होता था, 2004 से पहले की बात बताता हूं मैं आपको। होता क्या था कि कोई भी गवर्नमेंट चीजें करती थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज चीजें करते थे, आम आदमी उनसे जब जवाब मांगने जाता था तो उनको ठुकरा दिया जाता था, उनको मतलब ऐसे हटा दिया जाता था कि नहीं बताएंगे। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या बोला जाता है? पब्लिक सर्वेंट, मतलब जनता का सर्वेंट। लेकिन वो बिहेव ऐसा करते थे कि भाई हमारी मर्जी, हम तानाशाह हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लो, एक गांव है, वहां पे ये रोड बनी, ठीक है। अब भाई आपको पता है कि यार ये रोड ढंग से बनी नहीं है, आप गए पूछने ठेकेदार से या जो भी पीडब्ल्यूडी वाले हैं, आप वहां गए, उन्होंने कहा भागो यहाँ से, हम नहीं बता रहे, हमने कहाँ पैसा खर्च किया, हम नहीं बता रहे, क्या कर लोगे? तो इन सब चीजों को रोकने के लिए आरटीआई एक्ट लाया गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। इसके बाद क्या होता है कि भाई यहाँ पे इन जो जनता के प्रतिनिधि है ना, इनको आपको जवाब देना पड़ेगा। ये जो पब्लिक सर्वेंट, इनको आपको जवाब देना पड़ेगा कि यार ऐसी ऐसी चीज है, हमने इतना पैसा यहाँ लोकेट किया, हमने इतना पैसा यहाँ लोकेट किया। तो ये वाली चीज है। जैसे कि जुडिशरी की देखो क्या होता है, मुझे क्लैट के तो कोई केसेस नहीं पता है, लेकिन जुडिशरी में बहुत सारे मेरे दोस्तों ने जो पेपर्स देते थे, उन्होंने आरटीआई डाल के अपनी कॉपी निकलवाई, पर पहले ऐसे कोई प्रोसेस नहीं होती थी। तो मे बी क्लैट में भी ये सब सिस्टम होता हो, लोग करते ही हो। तो टाइमली डिस्क्लोजर ऑफ इन्फो हो गया आरटीआई का सबसे पहला रीजन, और दूसरा इसने
एम्पावर किया है सिटीजन्स को, सिटीजन्स के पास एक पावर दी है कि वो इन पब्लिक सर्वेंट से उत्तर मांग सकते हैं, आंसरेबल कर सकते हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों नहीं किया, जवाब दीजिए, आपने यहाँ पे कितने रुपए खर्च किए, अगर ये 1 करोड़ रुपए आए थे सड़क को बनाने के लिए तो आपने वो 1 करोड़ रुपए कहाँ खर्च कर दिए, ठीक है। और भी कुछ चीजें हैं जैसे कि डिस्क्लोजर ऑन देयर ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रोसीजर, ये क्या है कि आप क्या क्या इन्फो मांग सकते हो आरटीआई के अंदर में, ठीक है। तो देयर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिस्क्लोजर, फंक्शन स्ट्रक्चर के ऊपर, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ इट्स ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप मांग सकते हो, प्रोसीजर फॉलोड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग चैनल्स ऑफ सुपरविजन, अकाउंटेबिलिटी एक्सेट्रा अमॉन्ग अदर्स। बट देयर आर सम एक्सेप्शन ऑल्सो इन आरटीआई एक्ट। कौन से सेक्शन में मिलते हैं आरटीआई एक्ट के? सेक्शन 8 के अंदर आपको काफी सारे एक्सेप्शन भी मिलेंगे जो आरटीआई के अंदर में नहीं कवर होंगे। देखो सारे याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लेते हैं, मे बी आपको रीड कर लेना तो आपको याद रहे, वरना सबसे ज्यादा जो एक चीज रहती है इसमें सोवेनिटी, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, इन सब चीजों के ऊपर एक्सेप्शन है। आप आर्मी से कुछ मांगोगे, आर्मी नहीं देगी क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ठीक है। The disclosure of information, sorry. The disclosure of information can prejudicially affect sovereignty और integrity of India, तब आपको नहीं मिलेगी। Security, strategic, scientific, economic interest of the state, अब आप DRDO से मांग लो कुछ, इसरो से कुछ मांग लो, वो लीक होगी तो पब्लिक में बात फैल जाएगी, दूसरे कंट्री वाले चुरा लेंगे। रिलेशन विद फॉरेन स्टेट से रिलेटेड, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है। इसके अलावा forbidden to be published by any court of law, disclosure of which may constitute contempt of court, तब भी नहीं मिलेगा। ट्रेड सीक्रेट होंगे, आप भाई हल्दीराम से कह लो कि तुम्हारी भुजिया कैसे बनती है, हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, हल्दीराम तो प्राइवेट बॉडी हो गई, लेकिन समझ रहे हो ट्रेड सीक्रेट का मतलब क्या होता है, तो वो आप मांग लो। इस तरीके से और भी कुछ चीजें हैं, लेकिन मेन आपकी ये आपको ये ध्यान रखना है, प्लस सेक्शन का नाम ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन आपको कहाँ मिलते हैं, सारे के सारे सेक्शन 8 के अंदर मिलते हैं, ठीक है। अब देखो आरटीआई एक्ट के कुछ और भी फीचर्स हैं जो देख लिए जाएं। सबसे पहले एक है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, हर ऑर्गेनाइजेशन में होगा। क्या नाम है इनका? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। इनका क्या काम होगा? जो आरटीआई डलेगी वो इन्हीं पे डलेगी, फिर यही पूरा डेटा कलेक्ट करके रिप्लाई करेंगे, ठीक है। सब हाइपोथेटिकली समझा रहा हूं मैं आपको, जिससे सब समझ में आ जाए आपको, ठीक है। फिर एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होगी और एक होगी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। आप नाम से समझ सकते हो, ये स्टेट पे सुपरवाइज करेगी चीजों को और ये सेंटर पे सुपरवाइज करेगी। अब आपने जैसे कोई आरटीआई डाली, ठीक है, मान लो एक स्टूडेंट है जिसका नाम है नंदिनी, ठीक, नंदिनी ने आरटीआई डाली, तो नंदिनी को जवाब मिनिमम कितने दिन में मिल सकता है? 30 डेज। मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 30 डेज के अंदर आपको रिप्लाई करना है, ठीक है, सामने वाले को। जैसे नंदिनी ने नगर पालिका में डाला कि भाई कचरा यहाँ से कौन उठाने की जिम्मेदारी है, नाम बताओ, उठा नहीं रहा है, तो उसको 30 दिन के अंदर रिप्लाई करना ही होगा कि हाँ यार ये फला बंदे किया है, इस वजह से नहीं हो रहा है, ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैक्सिमम 30 डेज। और अगर मामला लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड हो ना, तब आपको 48 आवर्स के अंदर रिप्लाई करना है। और अगर रिप्लाई नहीं करते हो तो फिर रिफ्यूज करना है और उसके साथ रीजन देना है कि क्यों नहीं बता रहे हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मैटर लाइफ एंड लिबर्टी का है देन यू नीड टू रिप्लाई विद इन 48 आवर्स, अदरवाइज टेल देम द रीजन कि आप क्यों नहीं कर रहे हो। इसके बाद अगर पीआईओ से आप नाराज हो या फिर आप जिस भी अथॉरिटी पे कंप्लेन करना चाह रहे हो, आरटीआई के थ्रू उनसे कुछ इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहे हो, वो नहीं बता रहे हैं या कुछ गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो पहली आप अपील कहां कर सकते हो? डिपार्टमेंट अपीलेंट अथॉरिटी, ठीक है। हर डिपार्टमेंट की अपनी अपीलेंट अथॉरिटी होगी, वहां पे आप कर सकते हो। अगर वहां पे ना निकले तो जो हमारी इंफॉर्मेशन कमीशन है, आप यहां पे अपील कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब जो सबसे लास्ट का मुद्दा है कि पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई एक्ट में क्यों नहीं रखा गया है फिलहाल। तो देखो हम दोनों साइड में देख लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या कहती है और क्या मतलब पॉलिटिकल पार्टीज का इस पे क्या पर्सपेक्टिव है और क्या उन लोगों का पर्सपेक्टिव है जो पॉलिटिकल पार्टीज से कहते हैं कि भाई आपका होना चाहिए।
देखो पता है पॉलिटिकल पार्टीज को ना बहुत सारा रिबेट मिलता है गवर्नमेंट से, जैसे टैक्स नहीं देना है और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये एक पहला कॉन्सेप्ट आता है, एक पहली डिमांड यही आती है कि भाई आप फायदा तो सरकार से सारा ले रहे हो, तो आप क्यों नहीं आ रहे हो आरटीआई के अंडर में। दूसरा ये कि पॉलिटिकल पार्टीज में आम जनता वोट करती है, पॉलिटिकल पार्टीज में आम जनता ज्वाइन करती है, आम जनता के ही रिप्रेजेंटेटिव ये बाद में बनते हैं, तो आम जनता का राइट है ना इनसे क्वेश्चन पूछने का कि क्या करते हो, कैसे फंडिंग करते हो। अब ये लोग मना क्यों करते हैं, ये लोग कहते हैं कि भाई हमारी इंटरनल चीजें हैं, अगर ये पब्लिक में आ जाएंगी तो हमारे अंदर के सीक्रेट्स बाहर आ जाएंगे। सीक्रेट्स मतलब हम कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे इलेक्शन जीतना है, वहाँ पे वैसे जीतना है, वो बाहर आ जाएगा। हमारी ऑटोनॉमी पे दिक्कत आ जाएगी, हम मनचाहा तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये इनकी तरफ से कुछ ये आता है कि भाई इसलिए हम आरटीआई एक्ट में नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने आरटीआई एक्ट को देखा और उससे पहले हमने एक आर्टिकल देखा था फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आरटीआई एक्ट में सबसे पहले इस केस का नाम क्या है जो अभी फाइल पड़ा हुआ है कोर्ट के अंदर, कहां गया यार, चलो पहले फाइनेंस कमीशन रिवाइज करते हैं फिर आ जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। देखो फाइनेंस कमीशन अभी जो है वो 16th आनी है और आर्टिकल 280 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो फाइनेंस कमीशन की बात करता है कि प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना है, 5 इयर्स मिनिमम होता है, मैक्सिमम 6 इयर्स इस बार कर दिया गया है। मतलब हर बार के लिए नहीं किया है, जो 2017 में बनी थी उसको 6 साल के लिए दिया गया था, एनके सिंह जी ने जो हेड किया था 15 फाइनेंस कमीशन, और 1987 में भी ऐसा हुआ है। और तो कुछ है नहीं, सेस वर्सेस सरचार्ज मैंने आपको बता ही दिया है। आरटीआई का ये केस है, इसका नाम क्या है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अभी ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है इसकी। इसमें क्वेश्चन ये है कि क्या पॉलिटिकल पार्टी शुड बी अंडर द आरटीआई, तो लेट्स सी क्या होता है। आरटीआई क्यों लाया, टाइमली डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन प्लस एम्पावर सिटीजन्स, और क्या क्या आप मांग सकते हो मैंने बताया। एक्सेप्शंस क्या है, सेक्शन 8 जो है वो सारा एक्सेप्शंस की बात करता है आरटीआई एक्ट की, जिसमें मेन अगर आप याद रखना चाहो तो नेशनल सिक्योरिटी, सोवेनिटी सिक्योरिटी या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये कुछ ऐसे हैं जो आप याद रखें, अगर कुछ वो आएगा तो इन्हीं में से पूछ लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होना चाहिए, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन होनी चाहिए, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन होनी चाहिए। आंसर 30 दिन के अंदर देना है। लाइफ एंड लिबर्टी का मामला है तो 48 घंटे में देना है। एक्सेप्ट करो या रिफ्यूज करो। आप अपील कहाँ कर सकते हो, पहली डिपार्टमेंट अपील अथॉरिटी में और दूसरी इन्फॉर्मेशन कमीशन के अंडर में। फिर क्यों होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए मैंने आपको दोनों बताया। देखो पॉलिटिकल पार्टीज का ये भी कहना है कि सिर्फ हम ही गवर्नमेंट से फायदा नहीं ले रहे हैं, ऐसे तो पब्लिक ट्रस्ट जो होते हैं या एनजीओ जो होते हैं या जो आपके टेम्पल्स अथॉरिटीज होते हैं, टेम्पल ट्रस्ट जो होते हैं, इन सबको सरकार टैक्स रिबेट देती है, तो क्या ये भी फिर आरटीआई के अंडर में आ जाएंगे, तो ये इनका यहाँ पे कहना है, ठीक है। तो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऑल्सो आप लोग के एग्जाम आ चुके हैं, पास में ही हैं, तो थोड़ा 100% के उस पर आप लोग कर भी रहे होगे और थोड़ा और अपना फुल इसमें एफर्ट लगाओ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।